शोध संबंधी उपागमों पर यह 10 दिवसीय कार्यशाला संचालित की जा रही है, जिसमें 11 तकनीकी सत्र अभी तक संचालित हो चुके हैं। आज के हमारे इस अंतिम और 12वें तकनीकी सत्र में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे आज के इस सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में आपसे पूर्व परिचित और आपके प्रिय प्रोफेसर कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। A warm welcome to you, sir. Welcome, sir. Today's topic is formulation of hypothesis in quantitative as well as qualitative. Most of the time I will be focusing on quantitative only here. Reason I will clarify in the concluding remarks why I am saying so. And we will be also talking about its hypothesis testing in this session. Some fundamental things which we should consider, we should take care of. Basically, when we start about hypothesis, you know the research process of research, you know the steps of research, you know the process of sampling as well. When it is not feasible for us, I'm not saying possible, I'm using word feasible. When it is not feasible for us collecting data from each and every individual of the population, then we opt process of sampling. We select, we take a representative chunk of the population that we call sample. We execute sampling using appropriate sampling technique, whatever is feasible for me and whatever is the demand of my research. Obviously, demand becomes secondary here, whatever is feasible for me. Then we go either for probability sampling or for non-probability sampling. And we gather data from that sample. We statistically operate that data. And then we conclude or we draw inferences about the population on the basis of these sample findings. The total process of statistics is called inferential statistics. And in inferential statistics, if I conclude technically, we draw inferences on the basis of statistic for parameter. I use two terms here, statistic and parameter. Statistic are the values which we calculate or which we find on the basis of sample data. सैंपल के लिए जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपने सैंपल लिया, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स लिए क्लास 9th के, तो 100 स्टूडेंट्स का अगर आपने किसी सब्जेक्ट में अचीवमेंट में मीन निकाला है, तो दैट मीन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। आप उनका मीन निकालें, मीडियन निकालें, जो भी वैल्यू आप सैंपल के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। एंड वॉट एवर वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द होल पॉपुलेशन, मान लीजिए दिल्ली स्टेट के सारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स मेरी पॉपुलेशन है, मैंने 100 स्टूडेंट्स रेंडमली सेलेक्ट किए उसमें से, तो इन 100 स्टूडेंट्स के लिए जो मैं मीन निकालूंगा वो मेरा स्टैटिस्टिक है। जो मैं पूरे दिल्ली स्टेट के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मीन निकालूंगा वो मेरा पैरामीटर है। सो वैल्यूज फॉर पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर, वैल्यूज फॉर सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक। टेक्निकली ऐसे छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक आप याद रख सकते हैं, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। बट नाउ after this concept, I'm repeating that line again. In inferential statistics, we draw inferences about parameter on the basis of statistic. Statistic हम कैलकुलेट करते हैं, और हम जो ये इन्फरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं उससे पहले हम उसका एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, और ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपने एक और चीज में पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिक के बारे में आपसे बोलूं, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं आप मीन को m से लिखते हैं, कहीं आप मीन को म्यू से लिखते हैं, कहीं आप स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखते हैं, कहीं आप स्टैंडर्ड डेविएशन को s से लिखते हैं। व्हाई इट इज सो? ग्रीक लेटर और रोमन लेटर्स दोनों आप यूज करते हैं।
जो ग्रीक सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते हैं पैरामीटर्स के लिए, और जो रोमन सिंबल्स हैं वो यूज किए जाते हैं स्टैटिस्टिक के लिए। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं मीन को m से, तो इसका और x से, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल मीन। अगर मैं लिख रहा हूं म्यू मीन को म्यू से, इसका मतलब मैं पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा हूं। इन द सेम वे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहा हूं सिग्मा से, इसका मतलब मैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूं। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन को s से लिख रहा हूं, तो मैं सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूं। ओके, so this is the process of indicating population parameter or sample statistic. हम जो इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, अल्टीमेटली हम वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं, इन्फरेंस ड्रॉ करना चाहते हैं पॉपुलेशन के लिए। इसलिए हमारे जो भी टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी हमारे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वो पॉपुलेशन के लिए होते हैं। और आप अगर इस वर्ड को पकड़ गए होंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो जो कुछ चीजें जो मैं अभी एक लाइन में रिपीट कर दूंगा, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, और सब फैकल्टी मेंबर हैं वो सब जानते हैं आप लोग। जैसे ही मैंने कहा टेंटेटिव सॉल्यूशन और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, यू मस्ट हैव गॉट इट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस। Hypothesis is tentative solution of the problem. Hypothesis is the tentative explanation of the problem. And as I said, this tentative solution is for the population. Thus, hypotheses are framed for the population. Conceptually, keep this thing in mind. Hypotheses are framed for population. Though on the basis of sample statistic, we draw inference for the population parameter and test our hypothesis. Okay, coming back to this basic point जो मैंने कहा कि मैं शुरू में एक लाइन में रिपीट करूं, hypothesis आप जानते हैं कि hypothesis are the tentative solution to the problem. When I start research always starts with some questions. The questions which come to a researcher's mind by some observations, by reviewing some literature. Mind it, reviewing of literature दो बार आप करते हैं टेक्निकली। एक बार जो आप अनप्लान्ड वे में कर रहे हो तो शुरू में, वो भी काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है। जब आप अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू से, और ये होता कैसे है, रिसर्च क्वेश्चन दिमाग में आता कैसे, वहीं से शुरू होता है हाइपोथेसिस की बात में। रिसर्च क्वेश्चन आपके दिमाग में आता कैसे है, जब आपकी कोई एस्टेब्लिश्ड नॉलेज चैलेंज होती है। आप कुछ ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बारे में किसी से सुनते हैं, किसी को करते हुए देखते हैं, जो आपकी एस्टेब्लिश्ड नॉलेज को चैलेंज करता है। यहाँ आप याद करिए जरा वो नोशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वाला पियाजे का है ना, कि आदमी की नॉलेज एस्टेब्लिश्ड होती है, एक इक्विलिब्रियम में रहती है, कोई भी चीज डिसइक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। और जब भी उसको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलता है तो उसकी नॉलेज जो इक्विलिब्रियम में है वो डिस्टर्ब होती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बर्तन में बिल्कुल शांत पानी रखा हुआ है, वो इक्विलिब्रियम में है, आप उसको कंकर मारिए, उसमें एक पत्थर फेंकिए एंड पानी डिस्टर्ब होना शुरू होता है, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। एंड साइंस सेज दैट नथिंग कैन स्टे इन डिसइक्विलिब्रियम फॉरएवर। जो भी चीज डिसइक्विलिब्रियम में होगी वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी ही करेगी, ये नेचुरल है। आप वो पेंडुलम यूज करते हैं ना, पेंडुलम को आप छोड़ दीजिए साइड में ले जाके, लेकिन वो रुकेगा बीच में, इक्विलिब्रियम में आके। तो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एनी फिनोमेना। सेम इज विद नॉलेज। योर नॉलेज कैन नॉट बी इन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम फॉरएवर। That's why when your knowledge is which is in equilibrium, which is in a stable position, is disturbed by some contradictory statement, which is challenging your equilibrium disturbs, a disequilibrium comes, and now you achieve a new equilibrium. बिल्कुल जैसे पत्थर आपने मारा पानी में, पानी हिल गया, डिसइक्विलिब्रियम आया, अब पानी फिर से सेट होगा और थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा क्योंकि पत्थर ने अपनी जगह बना ली उसमें। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम, फिर डिसइक्विलिब्रियम हुआ, फिर एक नया इक्विलिब्रियम, और ये जो बीच में गैप है, पुराने इक्विलिब्रियम नए इक्विलिब्रियम के बीच में, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। यही तो कहते हैं पियाजे, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। पहले इक्विलिब्रियम और नए इक्विलिब्रियम के बीच का जो गैप है। ओके, एनीवेज,
तो रिसर्च में होता क्या है कि जब आपकी कोई इक्विलिब्रियम में नॉलेज या कोई भी चीज, जैसे मुझको बचपन से अगर कहा किसी ने कि सब लड़के लड़कियां एक जैसे होते हैं, ऊपर वाले ने कोई अंतर नहीं किया दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेटस, बट एवरी ईयर आई सी व्हेन देयर इज अ बोर्ड रिजल्ट, मेरिट में हमेशा लड़कियां ऊपर है. सो इट इज चैलेंजिंग माई एस्टेब्लिश्ड नॉलेज. मुझे तो सबने कहा कि लड़के लड़कियों का आईक्यू एक जैसा होता है, लेकिन लड़कियां हमेशा क्यों टॉप कर रही हैं? सो दिस इज चैलेंजिंग माई एस्टेब्लिश्ड नॉलेज. सो एक क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड, क्या लड़कियों का आईक्यू लड़कों से ज्यादा होता है? एंड हेंस और रिसर्च स्टार्ट्स टू स्टडी द डिफरेंस अमंग बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ आईक्यू. ये मेरी एक रिसर्च शुरू हो गई, ये मेरे रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया, एंड आई विल गो अहेड. फिर मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगा, इसलिए मैं आऊंगा इस पॉइंट पर, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ये जो प्रोसेस है टेंटेटिव सॉल्यूशन, किसी भी जिस प्रॉब्लम को लेके, जिस रिसर्च क्वेश्चन को लेके आपने रिसर्च शुरू की है, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हुआ, उस क्वेश्चन का एक टेंटेटिव आंसर, वो आपकी हाइपोथेसिस है. द टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, द टेंटेटिव सॉल्यूशन, दिस टेंटेटिव सॉल्यूशन, इसके कुछ अपने लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है. These tentative solution. First thing, I'm quoting John W. Best and Kahn here. They say that research hypothesis, look, one thing I'm saying, in our research, we frame research hypothesis. I'm deliberately using term research hypothesis. I'm not saying null hypothesis. In research, we do not frame null hypothesis. To test my research hypothesis, I will frame null hypothesis. थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन टेक्निकली तो यही है. रिसर्च कर रहे हैं, वी फ्रेम रिसर्च हाइपोथेसिस, वी डोंट फ्रेम नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस इज अ टूल टू टेस्ट आवर रिसर्च हाइपोथेसिस. उस पर भी मैं आऊंगा अभी कैसे होती है वो बात. बट द पॉइंट इज दिस, दैट वी फ्रेम research hypothesis. And when I say research hypothesis has certain characteristics. The first characteristic of a research hypothesis is that research hypothesis is an affirmative statement. Very important character. एक सिंगल लाइन में बात कही है जॉन डब्ल्यू बेस्ट, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट. अगर उनकी किताब आपने देखी हो, जॉन डब्ल्यू बेस्ट वाली, जो कॉमनली हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, उसको एमएड में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, उसकी चैप्टर 1 में ये उन्होंने हाइपोथेसिस की बात की है. 2 पेज के अंदर है पूरा. उसी में से मैं आज आपका पूरे लेक्चर ज्यादातर बातें करूंगा, तो उन्होंने उस 2 पेज में कही है बात, लेकिन है बड़ी वो इंपॉर्टेंट बात है. शुरुआत ही कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस इज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट. अफर्मेटिव मतलब क्या? जो आपने you study in your school days, types of sentences, affirmative, negative, interrogative, पढ़ते ना? He is a boy, affirmative statement है. He is not a boy, negative statement है. Is he a boy? Interrogative statement है. You know, interrogative which asks a question, negative which negates something. Null hypothesis. Null hypothesis, there is no difference between, no difference. The term you use word no, you are negating the difference. When you are negating something, it's a negative statement. And research hypothesis is not a negative statement. No. That's why null hypothesis is not a research hypothesis. It is different. Keep this thing in mind. Null hypothesis is something else. It's not research hypothesis. Research hypothesis की तो characteristic है, it must be an affirmative statement. Affirmative statements, not an interrogative sentence, not a negative sentence. It means if someone says that research hypothesis can be framed in question form, it's a wrong concept. Research hypothesis cannot be framed in a question form. Because जैसे ही आपने question form बनाया, it is no more an affirmative statement. जबकि कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च हाइपोथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि रिसर्च हाइपोथेसिस इज एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट. ओके,
वैसे भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाए हैं इंटरोगेटिव होने के लिए, व्हेन यू से रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम थी कि क्या लड़के लड़कियों के आईक्यू में कोई डिफरेंस होता है, तो इसका टेंटेटिव सॉल्यूशन होगा। हाँ डिफरेंस होता है, हाँ डिफरेंस नहीं है, कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कुछ तो आंसर होगा। आंसर कैन नॉट बी इन क्वेश्चन फॉर्म, सो रिसर्च हाइपोथेसिस कैन नॉट बी इंटरोगेटिव। ओके, तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन रिसर्च हाइपोथेसिस। वैसे भी मैं और एक बात कहूंगा आपसे कि व्हेन यू से दैट आपकी रिसर्च कहां से शुरू हुई थी, जब आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिफरेंस है, तभी तो आपने शुरू की। भाई आपने पढ़ रहा है, हमेशा से सुन रहे हैं सभी लोगों से लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता, और आपको मेरिट में अंतर दिख रहा है हमेशा, देन यू स्टार्ट रिसर्चिंग। तो डिफरेंस आपको इंडिकेट कर रहा है, और आप टेंटेटिव सॉल्यूशन कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने रिसर्च शुरू क्यों की? डिफरेंस था तभी तो आपने शुरू की। डिफरेंस नहीं तो एस्टेब्लिश नॉलेज है ही आपके दिमाग में, और आप सॉल्यूशन भी करें अंतर नहीं है। कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इसलिए भी टेक्निकली तो कैरेक्टरिस्टिक है ही है, वैसे भी कॉमन सेंस कहता है कि नेगेटिव इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यू स्टार्टेड विद अ डिफरेंस। ओके, एनीवेज, the second characteristic and important point about research hypothesis, that when I say that research hypothesis is an affirmative statement, this affirmative statement may be talking about relation of some two or more than two variables, or difference between two variables, or a tentative solution. Solution may be in the form of difference or relation or something else. So this is the second important characteristic for research hypothesis is that research hypothesis is an academic guess, not a wild hunch. ये भी मैं बेस्ट की किताब से ही कोट कर रहा हूं आपको लाइन। इट्स एन एकेडमिक गैस। हंच मतलब समझ, तुक्का, अनुमान। कुछ लोग इसको एकेडमिक हंच भी कहते हैं। द टर्म एकेडमिक इज इंपॉर्टेंट। इट्स एन एकेडमिक गैस और एकेडमिक हंच, नॉट अ वाइल्ड हंच। वाइल्ड हंच का मतलब ऐसे तुक्का, कुछ भी मार दो, तुक्का अनुमान ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 4 चॉइस है, आपने सिक्का उछाला, बोले इस बार ए इस बार बी, ऐसा नहीं है। देयर आर सम पीपल हु से दैट क्या फर्क पड़ता है, हाइपोथेसिस आप कुछ भी बना लीजिए, गलत होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, टेस्ट तो करना ही है उसको। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप कुछ भी बना लेंगे, यू आर कमिटिंग एरर्स। आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो, हाउ यू कमिट। अगर मुझको बनानी थी डायरेक्शनल, मैंने नॉन डायरेक्शनल बना दी, मैंने एरर कर दी। यस मनीषा, इंटेलिजेंट गैस। इंटेलिजेंट गैस का मतलब ये है एकेडमिक गैस। इंटेलिजेंट का मतलब मैं बहुत अपने आप को बुद्धिमान ऐसे ना कहूं कि मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मैंने ये कह दिया। नो, इंटेलिजेंस का भी यहाँ मतलब वही है एकेडमिक। एकेडमिक का भी मतलब वही है कि whatever my literature is suggesting me. As I said, you carry out review of related literature twice. The first was when you initially observed something. आपने अखबारों में देखा मेरिट आ रही है, आपने बाकी जगह देखा, ये आपने रिव्यू कर रहे थे तरीके से। लेकिन वंस यू आर क्लियर अबाउट योर रिसर्च क्वेश्चन, so how to go ahead with that research question, how to carry out research with that research question, उसमें आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपकी प्रोबेबल स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, आपका सैंपलिंग का तरीका क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन को आप कैसे डिलिमिट करेंगे, इन सारी चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए आप रिव्यू करते हैं दोबारा। दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिव्यू। उसी को आप अपनी थीसिस में कोट में करते हैं। फर्स्ट टाइम वाला सामान्यतः आप कोट नहीं करते, जो कोट करते हैं आप अपनी रिसर्च थीसिस में वो सेकंड टाइम वाला होता है, जो आप डेलिबरेटली डिलिमिट करके उन स्टडीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो आपकी क्वेश्चन का आंसर से मिलती जुलती होती है, और उसमें फिर आप ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने क्या क्या तरीके से एनालाइज कर रखा है, मुझे क्या डिफरेंट करना चाहिए। इसका आंसर इन्होंने दे रखा है लेकिन ये चीज का आंसर नहीं मिला। व्हाट आर द गैप्स एंड व्हाट मेथोडोलॉजी वुड बी अप्रोप्रिएट टू फिल दिस गैप। ये आपका सेकंड टाइम का जो स्पेसिफिक सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, दैट answers you. Okay.
आपका क्वेश्चन मैंने देखा अभी, एक मिनट में देख के उसको आंसर करूंगा, एक मिनट। तो एकेडमिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मेरा रिव्यू, जो प्रीवियस स्टडीज मुझको इंडिकेट कर रही है, जो डायरेक्शन मुझको दे रही है वो प्रीवियस स्टडीज, उन प्रीवियस स्टडीज के बेसिस पर मैं अपना टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाता हूं। ये टेंटेटिव सॉल्यूशन मेरे अनुमान से नहीं होगा, अकादमिक अनुमान पर होगा, जो पीछे से मुझको इंडिकेट किया गया। अगर पीछे से मुझको इंडिकेट किया गया है इस डायरेक्शन में होगा तो मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा, पीछे से मुझको इंडिकेट हो रहा है कि डायरेक्शन में नहीं होगा तो मैं डायरेक्शन के बिना जाऊंगा। ऐसे इस तरीके से वो टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। आपने जो डॉक्टर प्रकाश आपने क्वेश्चन पूछा है, ऑन विथ व्हाट बेसिस वी डिजाइन रिसर्च क्वेश्चंस, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू और रिसर्चर्स कैन फ्रेम ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग? डॉक्टर प्रकाश, ये एक्चुअल में क्वेश्चंस आपको उस ऑब्जर्वेशन शुरू में जिसको मैंने कहा कि एक अनप्लान्ड काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, उसको लोग टेक्निकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं कहते। टेक्निकली रिसर्च की लैंग्वेज में हम तभी कहते हैं जब हम उसको सिस्टमैटिक कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो आप अपने आसपास देख रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन, उसी से क्वेश्चंस ओरिजिन होते हैं, फ्रेम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, जो आपकी एस्टेब्लिश नॉलेज को, गैप को इंडिकेट करके चैलेंज करते हैं, वो रिसर्च क्वेश्चन। और वो ऑब्वियसली रिसर्चर अपने विजडम से पहुंचता है। ओके ओके, सो मैंने अभी तक आपसे बात की कि रिसर्च हाइपोथेसिस अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, दूसरा मैंने कहा कि वो एकेडमिक गैस है, वाइल्ड हंच नहीं है। और जब मैंने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई, रिसर्च हाइपोथेसिस जब मैंने कहा कि इस जब मेरा रिसर्च क्वेश्चन था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ आईक्यू, तो अब मेरे पास इसके टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। अफर्मेटिव स्टेटमेंट जब मैं टेंटेटिव सॉल्यूशन कहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस among boys and girls in terms of IQ, or I can say that girls are more intelligent than boys. अब ये दो मैंने अलग अलग बातें कही, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं टेंटेटिव सॉल्यूशन अपना दे रहा हूं, जो मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस है, दिस कैन बी स्टेटेड इन टू वेज। One, when I indicate a direction in the solution. When I said girls are more intelligent than boys, I'm indicating a direction. This is called directional research hypothesis. Second way may be that when I do not indicate, yes, there is a difference, but I'm not clear which direction is there. Then I say there is a difference among boys and girls in terms of IQ. I'm saying there is a difference, but I'm not saying who is better. I'm not indicating any direction. This is called non-directional research hypothesis. Which hypothesis should I frame in my research? It depends on review of related literature. That's why I said academic guess. And how it makes difference, I will come to that point when I will be talking about testing of research hypothesis. If one thing you must note here, that if I frame directional hypothesis in place of non-directional hypothesis, I'm committing type 1 errors. Vice versa, when my research, my literature is indicating to be framed directional hypothesis and I frame non-directional hypothesis, I'm committing type 2 error. तो सॉल्यूशन ही आप कोई बनाइए, आपने गलत बनाया तो आप एरर करेंगे ही करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि आप सही बनाइए ताकि एरर ना हो। In most of the cases, now it's not a generalized statement, it's not an 100% claiming statement. I'm saying in most of the cases in educational research, what kind of research we conduct in educational research, in most of the situations, we frame non-directional hypothesis. There are limited cases which indicate framing directional hypothesis. For example, commonly, if you have read that single group pretest post-test design,
Okay, Deepa, I'm repeating the statement. I said, if my review is indicating me that I should frame non-directional research hypothesis, and instead of non-directional research hypothesis, I framed directional hypothesis, I committed type 1 error. Framing directional hypothesis in place of non-directional leads towards type 1 error. I will tell you, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट है, मैं आऊंगा उस बात पर, अभी आपको बताऊंगा, एनपीसी की मदद से हम इस चीज को देखेंगे अभी. The second thing, if my research requires framing directional hypothesis and I framed non-directional, I committed type 2 error. Sometimes people ask, some of you might ask that when there is a confusion, which hypothesis should we make, directional or non-directional? If there is a confusion, then again I will say consequences of your research will help you in deciding this. What does it mean when I say consequences of your research? Which kind of research, which kind of error is more tolerable in your research? Whether type 1 is more dangerous in your research, then you should ready to tolerate type 2, avoid type 1. If type 2 is more dangerous in your research, then avoid type 2, tolerate type 1. क्योंकि type 1 type 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है. So what will be the consequences of your research? उस एरर से होगा क्या, मैं कैसे उसको चेक करते हैं उस पर भी मैं आऊंगा, बताऊंगा. बहुत कॉमन तरीका, बहुत इजी तरीका है जो जनरली हम किताबों में बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते, बट दैट्स वेरी इजी. हम लाइफ में डिसाइड करते हैं अपने बहुत सारे डिसीजन कि क्या करना चाहिए, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, तो चलो इसको करते हैं, इसमें कम खतरा है, वही हम डिसाइड करते हैं. हालांकि आप अगर गूगल पे ढूंढे, आप करके देखिएगा सेशन के बाद, या मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा. आप गूगल पर जाइए कि विच एरर इज मोर डेंजरस, टाइप 1 और टाइप 2. गूगल देवता विल से टाइप 1. And this is a common saying that type 1 is more dangerous. In this case, हालांकि मैं गूगल का बड़ा सम्मान करता हूं, बस in this case, I refuse, I don't accept this statement of the. डॉक्टर सुभाष कुछ कहना चाह रहे हैं? Okay. Instead of generalizing that type 1 is more dangerous, I would say that it is context specific. As I said day before yesterday, that in research, maximum things are context specific. Same is with type 1 and type 2 error. It is always context specific. In which context type 1 is more dangerous, in which context type 2 is more dangerous. So decide about your research, which error is more dangerous. How to decide, I will come to that. Now, I said that research hypothesis I can state in two ways, either in directional form or non-directional form. So whichever is required, it will be decided by research requirement, my review of related literature. But the point is that research hypothesis can be of two types here, directional or non-directional. Okay, I'm trying to say types of research में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Now it comes when we frame hypothesis, research hypothesis, we need to test it. Interestingly, for testing a research hypothesis, we need some data. We collect data. Now we need statistical treatment. And with the help of this statistical treatment, we test our research hypothesis. Interestingly, our system of testing hypothesis is such. मैं दो तरीके से इनको कहूंगा, जो आपको पकड़ना वो पकड़िएगा. एक बिल्कुल लेमैन बच्चों को बताने वाला तरीका. हमारे पास कोई टूल ही नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल, जो रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करता हो. All statistical tools test null hypothesis. आप टी देखिए, टी क्या टेस्ट करता है. आप टी में क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, एक टेबल वैल्यू देखते हैं. अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बराबर या ज्यादा है, you reject null hypothesis. If it is less, you do not reject null hypothesis.
इस वर्ड को पकड़िएगा, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड कहा है, इस पर भी मैं आऊंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है ना, जेड की, मान लीजिए टी छोड़ देता हूं, जेड और टी का एक एक्सेल, वो जेड से ही बाद में निकला ना टी, छोटे सैंपल्स के लिए बनाया गया था। जेड में फिक्स वैल्यूज होती है ना, 1.96, 2.58, 0.01 लेवल पर 2.58 आपकी वैल्यू होती है। आपकी एक होती है टेबल वैल्यू, सपोज 2.58, एक होती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक, वो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू के बराबर है या ज्यादा है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई 3.00, so this is more than the table value 2.58, what do? You reject null hypothesis. Okay, then अगर वैल्यू आपकी कम है, सपोज योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.50, your table value is 2.58, then what do? About null hypothesis, what decision do you take? Reject, accepted. Okay, और लिखिए कुछ लोग। Not to be rejected. Yes, this is the correct statement. प्रियंका मैडम परेशान मत होइए, आ जाएगी अटेंडेंस अभी। Not rejected, not rejected. Yes, this is the correct statement. When my that value calculated value is less than the table value, then we do not reject. We have failed to reject the null hypothesis. I'm not using term accept. ध्यान दीजिएगा, पहले केस में आपने रिजेक्ट किया, दूसरे केस में आप एक्सेप्ट नहीं करते। We never accept null hypothesis. This is the technical point. Null hypothesis is framed to be rejected only. Either you reject it or you fail to reject it. Got it? You don't accept it. So this concept, you reject it or you fail to reject it. We never accept it. But both the decisions are about null hypothesis. Same way, either you take chi-square, or you take Mann-Whitney, or you take ANOVA, F-test, or you take any other test, statistical test. You are always testing null hypothesis. और बनाइए आपने research hypothesis. तब क्या होगा? How to test it? Then what we do, to test a research hypothesis, we frame null hypothesis and keep our research hypothesis as an alternative to the null hypothesis. ये बिल्कुल उसी तरीके से है, मैंने कहा x पागल है, दूसरे ने कहा x पागल नहीं है। अब दो में से कोई एक बात सही हो सकती है ना, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, या तो x पागल है, x पागल नहीं है। तो x पागल नहीं है, अगर मैं इसकी जांच कर लूं तो x पागल है, उसकी भी तो जांच हो जाएगी, isn't it? So we frame null hypothesis because we have a statistical test to test null hypothesis only. So we frame null hypothesis, keep our research hypothesis as an alternative to the null hypothesis, that if my null hypothesis is rejected, we accept null hypothesis, research alternative hypothesis. I'm repeating it again. If my null hypothesis is rejected, we can accept alternative hypothesis. And alternative hypothesis is nothing else, that is our research hypothesis. Got it? ये तो रहा एक एक्सप्लेनेशन इसको कहने का। दूसरा जरा समझिए क्यों ऐसा
करते हैं, क्यों नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट करते हैं? एक तो मैंने कह सके बच्चों को शांत कर सकते हैं आप कि भाई ठीक है, हमारे पास सारे टेस्ट ही, सारे टूल ही, स्टैटिस्टिकल टूल ही नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? ओके, उसमें भी क्रिटिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्रिटिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी अभी मुझे याद दिलाइएगा जरा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर के टाइम पे थोड़ा याद दिलाएगा। आई विल टेल यू व्हाट व्हाई वी कॉल इट क्रिटिकल। ओके, क्रिटिकल रेशियो हम बोलते हैं ना, टी को सीआर, क्रिटिकल रेशियो सीआर। द पॉइंट इज why we test null hypothesis only. This process of hypothesis testing is actually based on the concept of the कार्ल पॉपर का नाम सुना है कभी आपने? कार्ल पॉपर का एक कॉन्सेप्ट है फॉल्सिफिकेशन का। आप उसको जरा मैं अभी पॉसिबल होगा तो आपको बुक का एक झलक दिखाऊंगा, पॉपर की किताब का। भैया ये जितेंद्र सर, आप अटेंडेंस वालों की जिज्ञासा थोड़ा शांत कर दीजिए, बेचारे बहुत परेशान, उनका मन नहीं लग रहा है। हाँ बस अभी आने वाली है सर, विद इन 2 और 3 भैया सब लोग परेशान मत होइए, अटेंडेंस आने वाली है। कुछ लोगों को अगर हड़बड़ी है जल्दी जाने की तो अलग बात है, वरना तो बने रहिए, अभी तो आ जाइए अटेंडेंस। नहीं सर, इंटरेस्ट ले रहे हैं आप सबको, आपको अच्छे से सुन रहे हैं। थैंक यू सर। तो पॉइंट इज दैट कार्ल पॉपर का एक कॉन्सेप्ट है फॉल्सिफिकेशन का। वो ये कहता है कि मुझे कोई चीज अगर सिद्ध करनी है, मैं एक बहुत कॉमन लेमैन शब्दों में उसको बता रहा हूँ, हालांकि आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है पॉपर की और अभी नाम बताता हूँ मैं दूसरा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी डिबेट है। फॉल्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कहता है कि मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि सारे तोते हरे होते हैं, ऑल पैरेट आर ग्रीन, मेरी हाइपोथेसिस है। तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है? मैं दुनिया भर के सारे तोते पकड़ूं और देखूं सब हरे हैं या नहीं। दूसरा तरीका ये है जो फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि मैं एक कॉन्सेप्ट ढूंढूं कि कोई एक तोता हरा नहीं है, और मैं कोई एक तोता ढूंढूं जो हरा नहीं है, ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस, मेरी रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया। मैंने लेमैन शब्दों में आपको समझाया, फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसी पर बेस्ड है हमारा कॉन्सेप्ट, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक और मैं एग्जांपल दूंगा कैसे अदालत में जो मुकदमा चलता है वो भी मैं आपसे बात करता हूँ, आता हूँ जरा उस बात पर। लेकिन तब तक आप जरा ये समझिए, जो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक और परिकल्पना का निर्माण क्यों होता है। मेरे पास, मैंने रिसर्च में रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई, रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट करने का मेरे पास तरीका नहीं है। हमारी स्टैटिस्टिक्स जो डेवलप हुई है वो नल के बेस पर डेवलप हुई है, जो मैंने अभी बताया फॉल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, तो वो नल को टेस्ट करती है। तो मैं नल की जांच कर सकता हूं, तो अपनी हाइपोथेसिस को, रिसर्च हाइपोथेसिस को मैं नल का अल्टरनेटिव में रख दूं, इस तरीके से कि अगर मेरी नल की जांच हो, नल हाइपोथेसिस की जांच हो, तो रिसर्च की भी ऑटोमेटिकली हो जाए। That's why while testing null hypothesis, we keep our research hypothesis as an alternative of null hypothesis. If null rejected, alternative accepted. Alternative is my research hypothesis. If null not rejected, we don't accept our research hypothesis. इसलिए हम उसको वहां उसमें पुट करते हैं, और कुछ नहीं है। आता हूं मैं उस पर, अतुल जी आता हूं मैं उस बात पर। एग्जाम्पल अभी मैं लेता हूं। ये जो मैंने कहा ऑल्टरनेटिव के लिए रखने का, मैं जरा ये कंक्लूड यहाँ पे कर दूं कि मैंने अभी तक सिर्फ ये कहा आपसे कि जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आप पढ़ते हैं दुनिया भर में, जितने आप पढ़ते हैं उन सबको छोड़िए। हाइपोथेसिस बेसिकली एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस, जो हम रिसर्च में फ्रेम करते हैं, जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। इसके दो टाइप हो सकते हैं, वन इज डायरेक्शनल, अनदर इज नॉन डायरेक्शनल। देन इसको टेस्ट करने के लिए हम एक दूसरी हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। उसी को आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, शून्य परिकल्पना भी आप उसी को हिंदी में कहते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। और रिसर्च हाइपोथेसिस को जब आप नल हाइपोथेसिस के ऑल्टरनेटिव में रखते हैं,
So research hypothesis is called alternative hypothesis. Alternative hypothesis is nothing, not a different hypothesis. It is the research hypothesis which is kept as an alternative of null. आप ऐसे समझिए, तो ये तो टाइप्स मैंने बताया आपको, रिसर्च उसके दो टाइप का है, और डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, दूसरी कही मैंने नल, और रिसर्च को ही मैंने ऑल्टरनेटिव कहा। नाउ आप ऐसा समझिए कि कैसे होती है टेस्टिंग, क्या है बेसिक आइडिया, कैसे हम ऑल्टरनेटिव रखते हैं, और क्यों मैंने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको। अदालत में कोई मुकदमा, ये मैं इतनी हिंदी बोल रहा हूं चलेगा, या फिर मैं आई शुड गो फॉर सम मोर टुवर्ड्स इंग्लिश? बिल्कुल ठीक है सर। ओके ओके ओके, नहीं वो ठीक है, जितने मुझे नाम दिख रहे हैं सब नॉर्थ इंडियन दिख रहे हैं, साउथ इंडियन कोई है तो बताइए मुझे। ओके, जनाब मनीषा इज सेइंग, ओके, पॉइंट इज दैट हम अदालत में मुकदमा जो चलता है उसको सोचिए कैसे होता है, वो सब इसी तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर होता है सारा कुछ। पुलिस ने एक क्रिमिनल को पकड़ा और अदालत में पेश किया जज के सामने, ओके। अदालत में पुलिस कहती है कि मिस्टर एक्स इज गिल्टी, ओके आसिफ, police says that Mr. X is guilty. This is the research hypothesis. Then comes the judge. Judge says, I don't accept your hypothesis. I am framing my hypothesis. And judge frames a hypothesis, X is not guilty. ये क्या हुई? Null hypothesis. अब जो पुलिस की हाइपोथेसिस है, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, it becomes alternative to judge's hypothesis. Judge says you bring sufficient evidences in support of your hypothesis, then I will reject on the basis of your evidences. I will reject my hypothesis and accept your hypothesis. जज ने जो बनाई वो है null hypothesis. The person is not guilty. Police is saying person is guilty. So the judge is saying you bring evidences in support of your hypothesis. If you bring sufficient evidences, I will reject my null hypothesis and accept your research hypothesis. Yes, null hypothesis is a negative statement, obviously, because you say there is no difference. यही दूसरा केस समझिए, मैंने बॉयज और गर्ल्स का केस लिया था। My research hypothesis was there is significant difference among boys and girls in terms of IQ. ये मेरी research hypothesis है. I am framing a null hypothesis. There is no significant difference among boys and girls in terms of IQ. This is my null hypothesis. So if I am a judge, I am saying, police is saying, सब हमारी hypothesis है, there is significant difference between boys and girls. As a judge, I am saying, I am framing a null hypothesis. I am not accepting your hypothesis. I am framing my null hypothesis. There is no significant difference among boys and girls in terms of IQ. You bring sufficient evidences of difference. If you bring sufficient evidences of difference, I will reject my hypothesis of no difference and accept your hypothesis of difference. Good. Point पकड़ा आपने? Same. Police is saying person is guilty. Judge is saying person is not guilty. Judge is saying you bring sufficient evidences of being guilty. I will reject my null hypothesis and accept your hypothesis. The same thing. Parallel two cases. Okay. Now, judge says, okay, I need 100 evidences. You start bringing evidences. Okay, if you cannot bring 100 evidences, at least bring 99 evidences.
If you cannot bring 99 evidences, at least bring 95 evidences. Only then I will accept. Only then I will reject my null hypothesis. If you bring less than 95, I will not reject my null hypothesis. I hope you are catching this point. When I said 99, I'm talking about 0.01 level. 95, I'm talking about 0.05 level. And I say I'm not going below this. So what does police do? Police start bringing evidences. 1 evidence of guilty, 2 evidence, 3 evidence, 4, 5. Suppose police could brought 90 evidences of being guilty, but judge has committed that until unless you bring 95 evidences, I will not reject my null hypothesis. वो इसलिए कर रहा है जज, अदालत में तो ये होता है ना कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट है ना। तो जज ने कहा कि मैं 95 से नीचे नहीं जाऊंगा। यू ब्रिंग 95 एविडेंसेस, पुलिस could bring 90 evidences. So what will be the decision of judge? Judge is not rejecting his null hypothesis. सुनील जी मैं आऊंगा, बताऊंगा उस पर भी। Judge is saying that in lack of sufficient evidences, यही तो जज फैसला सुनाता है, पर्याप्त सबूतों के अभाव में फलां को बाइज्जत बरी किया जाता है। Judge is not rejecting. Mind it, judge is not saying that person is innocent. No. Judge is saying that police could not bring sufficient evidences so that he or she may be punished. Judge has not rejected his hypothesis because of lack of evidences. Now, apply this case to this boys and girls case. हमने कहा कि boys और girls में difference होता है, ये मेरी research hypothesis null मैंने बनाई, there is no difference between boys and girls in terms of IQ, and I said I will reject my null hypothesis if you bring sufficient evidences of difference. So we keep on collecting that proof of difference. वो जो आप T लगाते हैं, difference check करते हैं, उसका वही तो है। दो ग्रुप्स में difference M1 minus M2. You are actually calculating difference. उसका जो ओरिजिन में कभी आप जाएंगे ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस जो आप लगाते हैं, उसका जो ओरिजिन है, कभी किसी और सेशन में आपसे कोई बात होगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के कॉन्सेप्ट से आया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से वो कॉन्सेप्ट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस वो ये एक सैंपल इधर से दूसरा सैंपल, फिर इधर से एक सैंपल, इधर से एक सैंपल, उनका डिफरेंस, फिर एक सैंपल, ऐसे बहुत सारे सैंपल, और फिर उससे फॉर्मूला डिराइव हुआ है। टी का जो आप एसईडी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिग्मा डी जिसको आप बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। द पॉइंट इज, while testing null hypothesis, there is no significant difference among boys and girls in terms of IQ. My null hypothesis is this. Alternative hypothesis is there is difference, and I am bringing proof of difference. And if I can bring 95 proof of difference out of 100, my null hypothesis will be rejected and research hypothesis will be accepted. और अगर मुझको 95 नहीं मिले, सपोज यहां भी मुझको पुलिस की तरह 90% सबूत ही मिले डिफरेंस के, सो व्हाट विल आई से? विल आई से दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल? नो। बेशक मुझको 95 नहीं मिले, 90 तो मिले, और 90 डिफरेंस के हैं। अगर मुझको ये कहना है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल एट 0.05 लेवल, इसका मतलब मुझको 95 सबूत बराबरी के चाहिए। इस पॉइंट को पकड़िएगा। The moment you say your null hypothesis is accepted at 0.05 level, it means you are saying that they are equal at 0.05 level. No, आपने ये तो किया ही नहीं है काम। You were testing difference. You were collecting proof of difference. Equivalence की तो बात ही नहीं की थी आपने। Reason
not rejecting, reason for not rejecting null hypothesis was that you could not brought sufficient evidences of difference. You were requiring at least 95 evidences out of 100. You could bring only 90, so you are not able to reject null hypothesis. You are failed to reject null hypothesis. You are not accepting. You are not saying that difference. You are saying that sufficient evidence of difference. इतने नहीं मिले कि हम कह सकें कि दोनों में सार्थक अंतर हो. अंतर तो है, अंतर तो मिल गया आपको 100 में से 90 ना. आप लेवल गिराते तो रिजेक्ट हो जाती नल हाइपोथेसिस आप. अब लेवल आप नहीं गिराते क्योंकि प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस एक अलग डिबेट चलती है ना. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे आप एनालिसिस में. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जैसे टाइप 1 टाइप 2 का द्वंद्व चलता है कि टाइप 1 को बढ़ाएं या टाइप 2 को बढ़ाएं या टाइप 1 को घटाएं या टाइप 2 को घटाएं. सेम सिचुएशन हैपेंस इन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रिसीजन. Your precision goes down if your confidence goes up, and if your precision goes up, your confidence goes down. Inverse चलता है. तो आपको confidence भी high रखना है, precision भी रखना. Any decision which is not precise but with high confidence is no value. Any decision which is of high confidence but no precision, not worth. So we take decisions which are precise as well as confident. तो हमको बीच में एक जगह रुकना पड़ता है. इसी तरीके से मैं लेवल में ही नहीं गिरा रहा हूं. अगर मैंने 90 सबूत में ले आया था तो मैंने 0.05 की जगह अगर 0.10 लेवल रखा होता तो रिजेक्ट हो गई होती नल हाइपोथेसिस. गॉट इट. सो मैंने लेवल चूंकि कहा है कि मैं 95 से नीचे एक्सेप्ट नहीं करूंगा. मैं 95 से कम होने पर अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करूंगा. सो वी डोंट रिजेक्ट इट. दैट्स व्हाई वी से since we were collecting evidences of difference, not of equivalence, so we don't accept null hypothesis. Accepting null hypothesis at 0.05 level have the meaning that out of 195 data are of equivalence. जबकि हम वो कर ही नहीं रहे थे, हम तो डिफरेंस का क्लेम कर रहे थे. इसलिए we never say this. कुछ किताबों में आपको लिखा मिल सकता है, but that is statistically wrong. अच्छी किताबों में जहां भी आप पाएंगे तो वहां यही कॉन्सेप्ट पाएंगे. गैरेट में बस टाइप 1 टाइप 2 को बताते समय एक जगह कहा गया है, एक्सेप्ट वर्ड उन्होंने लिख दिया है गलती से, अदरवाइज बाकी जगह उन्होंने भी सही लिखा है. बेस्ट को आप पढ़िए जहां टाइप 1 टाइप 2 के टेबल पाएंगे तो वहां आप हर जगह पाएंगे null hypothesis is rejected, null hypothesis failed to reject, not rejected. Accepted term नहीं पाएंगे आप. Okay, so this is the process how we test this research hypothesis. We keep this research hypothesis as an alternative of the null hypothesis. Null hypothesis के हमने जांच कर लिया. अगर null को reject कर पाए, research hypothesis accept हो जाएगी. null को reject नहीं कर पाए, sufficient evidences नहीं मिले, तो हम null को अपनी research को accept नहीं करते. वो कहते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमको पर्याप्त सबूत नहीं मिले, significant difference नहीं है दोनों. Okay, difference. हम ये नहीं कहते दोनों बराबर हैं. अगर मुझको 90% ही मिला सबूत तो I will not say that boys or girls are equal. I will say that the boys and girls do not have significant difference in terms of IQ. That will be my conclusion. Okay. So this was all about this hypothesis, its types and testing. अब इसमें कुछ और अलग अलग कुछ आपको टर्म मिलते हैं बहुत सारे. वो सब सिर्फ उनको कहना चाहिए कि किताब बेचने के तरीके हैं. वो कुछ लोग कहते हैं कि एक डिफरेंशियल हाइपोथेसिस होती है, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस होती है, वो आप कुछ भी कहते रहिए. उसको बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. द हाइपोथेसिस व्हिच इज स्टेटिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन इज कोरिलेशनल हाइपोथेसिस. व्हिच इज स्टेटिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंशियल हाइपोथेसिस. इस तरह के फिर बहुत सारे अलग अलग किताबें आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक टाइप्स और कॉन्सेप्ट यही है. एक जो मैंने कहा कि हम डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल करके एरर करते हैं, उसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो फिर बात हो सकेगी, लेकिन दैट विल रिक्वायर अगेन 20 minutes at least. So now I stop here. It's 3:55, and let me invite your questions first so that I can utilize these. And I will ask Dr. Jitendra और मैम अमिता also कि जो दूसरे एक्सपर्ट होंगे उनके भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स आने होंगे. अगर वो होंगे तो मैं इस बात से यहाँ क्विट कर दूंगा. अदरवाइज I will continue with that type 1 type 2. Over to Dr. Jitendra.
ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ी देर, अभी 4 बजे होंगे और जो आएंगे जब एक्सपर्ट्स तब हम लोग Q&A शुरू करेंगे। अभी अगर किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वो बता रहे थे इनको क्रिटिकल रेशो वाला बता दीजिए, टी और वो। ओके, आप लोग जरा क्विकली मुझसे एक दो क्वेश्चन पूछिए सो दैट आई कैन इंक्लूड दोज क्वेश्चंस एज वेल। चैट बॉक्स में आया है क्वेश्चन अनंत हैदर का, व्हाई क्रिटिकल वर्ड यूज। ओके, वो हुआ। ओके, क्रिटिकल दो तरीके से आप इसको समझे, एक तो कॉमन जो लेमन अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स के साथ, दूसरा फिर एक टेक्निकल जो एक्सप्लेनेशन है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एक्सेप्टेंस एरिया, रिजेक्शन एरिया जो उसमें चलता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी सब लोगों ने पढ़ी होगी, आई होप उससे जुड़ेंगी चीजें कुछ जाके। लेकिन पहले उसका बेसिक मीनिंग, क्रिटिकल जो वर्ड है, क्रांतिक उसको हिंदी में बोलते हैं, क्रिटिकल रेशियो, क्रांतिक अनुपात। आप याद करिए जरा, बचपन में साइंस में आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट, स्कूल डेज में। यू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये पढ़ते हैं ना, परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक मिनट का मुझे समय दीजिए, बस मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड, ओके, आप माइक म्यूट करना होगा। ओके, ये आपने जो पढ़ते हैं ना बचपन में, आप इधर एक अगर डेंस मीडियम है और इधर एक लाइटर मीडियम है, सघन विरल आप बोलते हैं, मान लीजिए इधर पानी भरा हुआ है, इधर एयर है, तो आप क्या कर देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे इधर से आ रही है, तो अगर नीचे लाइटर मीडियम है तो इधर ये इससे थोड़ा दूर हो जाती है, बढ़ जाता है, इधर चली जाती है। ये होता है ना, आप लाइट बचपन में पढ़ाते हैं स्कूल में। अगर सेम मीडियम है तो ये डायरेक्ट चली जाएगी, एंगल दोनों के बीच में इंसिडेंट और ये वाला एंगल बराबर होगा। लेकिन अगर ये लाइट है मीडियम तो ये दूर होती चली जाएगी। ओके, आप इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं इधर की तरफ, तो ये थोड़ा इधर चली जाएगी और दूर जाएगी, लम्ब जिसको बोलते हैं आप। इसको और गिराइए, इस एंगल को और बढ़ाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अब तक वो दूसरे मीडियम में से निकल रही थी, एक मोमेंट ऐसा था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गिर रही है, रो इधर जा रही है, ऐसे इसको बढ़ाते जाएंगे इधर बढ़ती जाती है और वापस अपने मीडियम में लौट जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन कन्वर्ट्स इनटू प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अपवर्तन की घटना परावर्तन में बदल जाती है। प्रोसेस चेंज, द होल एक्टिविटी चेंज। ये जो एंगल है, जिस एंगल पर वो द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन कन्वर्ट्स इनटू प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण बोलते हैं उसको। इन द सेम वे आपने एक प्लैंक कॉन्सेप्ट कांस्टेंट अगर पढ़ा होगा बचपन में, वो भी पढ़ाया जाता है, शुरू के स्कूल साइंस में पढ़ाया जाता है। आप किसी एलिमेंट को गर्म करना शुरू करिए, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा तेज मूव करना शुरू करते हैं, उनके बीच में ऐसे, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, आप हीट करना शुरू करिए, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, और एक मोमेंट ऐसा आता है हीट में जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी बाउंड्री तोड़ के भाग जाता है बाहर। वो जो टेम्परेचर है जिस पर वो बाउंड्री तोड़ के बाहर भाग जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। Why I am saying you carry out this, correlate this word. This is called inductive approach. एक example, दूसरा example. Critical
रेशियो, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल टेम्परेचर। और आप समझिए, आप कहीं जाएं, कोई व्यक्ति, ऊपर वाला ना करे कभी किसी का ऐसा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आईसीयू में एडमिट है तो क्या कहते हैं आप? बोले हालत बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति इधर या उधर दुनिया में थोड़ा सा गड़बड़ाया उधर, द होल प्रोसेस चेंजेस। In the same way, that critical ratio, why we call it ratio? Because it is a ratio between difference of mean and standard error of difference. टीम का फॉर्मूला क्या है आपका? T is equal to m1 difference m2 upon sigma d, यही है ना? तो this is a ratio between m1 difference m2 and sigma d. कोई भी आप 1/2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? This is 1:2 रेशियो है, 1/2 का मतलब। तो दिस इज अ रेशियो, T इज अ रेशियो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपकी T की वैल्यू है, मान लीजिए 2.58, इसको आप क्रिटिकल वैल्यू क्यों बोलते हैं? अगर 2.58 से नीचे तो नॉट रिजेक्टेड, 2.58 रिजेक्टेड, वो क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे आपने कहा इतना एंगल तो रिफ्रैक्शन, इतना हुआ रिफ्लेक्शन, इतना टेम्परेचर तो नो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे टेम्परेचर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग आउट। इन द सेम वे ये डिफरेंस क्रिटिकल है, इससे इधर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसके इधर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्रिटिकल रेशियो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एनपीसी के पॉइंट में आप देखें इसको, हाउ डू यू रिजेक्ट और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस? हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस वैल्यू 2.58? आपने कहा एक होती है 0.01 लेवल पर होती है 2.58, 0.05 पर होती है 1.96, ये वैल्यूज आई कहां से है? आप नॉर्मल कर्व याद करिएगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व याद है ना? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अगर आपको याद हो तो बीच में मीन होता है, ये एक्सेस होता है जिसमें आप +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, लेफ्ट में -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, ऐसे करते हो। मीन से ऊपर की वैल्यूज राइट साइड में होती है, मीन से नीचे की वैल्यूज लेफ्ट साइड में होती है। व्हेन यू से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट 95% वैल्यू, तो वो 95% कौन सा है? तो आप कहते हैं कि मीन के आसपास 95%, तो 95 का आधा कितना हुआ? कितना हुआ? 47.5। तो अप टू 47.5 यहां और 47.5 यहां, ये जो एरिया होगा 47.5 यहां, 47.5 यहां, ये टोटल हुआ 95%। नहीं सुनील, कुछ आप और देख गए हैं। ये जो 47.5% है, इसके लिए जरा सेट वैल्यू देख के बताइए एनपीसी में कितनी आ रही है। नहीं है तो मैं आपसे एक टेबल शेयर करता हूं, सी दैट एंड शो इट टू मी। अभी अगर आपके पास समय होगा तो मैं टाइप 1 टाइप 2 वाला और आपको बताऊंगा क्यों डेंजरस हो जाता है टाइप 1, कब होता है डेंजरस टाइप 2। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास। ये आपको टेबल दिख रही होगी एनपीसी की, ये एनपीसी की टेबल है। इसमें आप जरा देखना शुरू करिए, 47.5% के लिए वैल्यू कितनी आएगी, जेड वैल्यू। टेबल दिख रही है आप लोगों को? हेलो, आपको टेबल दिख रही है? 1.96 दिख रही है सर। ओके,
ये देखिए 47.50 यहाँ है, ये वैल्यू। इसके लिए आप देखिए 1.9 इधर से आया और 0.06 ऊपर से आया, दिस इज कॉल्ड 1.96। ये वैल्यू 1.96 होगी यहाँ पर। इस 1.96 से बियॉन्ड, 1.96 से बियॉन्ड ये वाला कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन एरिया। ऐसे इधर दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन एरिया। ये 1.96 यही वैल्यू है। ऐसे ही आप 99 के लिए देखिए, 99 का आधा कितना होगा, 49.50। 49.50 आप देखेंगे तो यहां कहीं मिलेगा इतना 49.50। यह वैल्यू आप देखेंगे तो पाएंगे दिस इज 2.58। ये वैल्यूज यहां से आई हैं। आउट ऑफ 100% एरिया होता है ना एमपीसी के नीचे, मैंने 99% ले लिया तो बचा कितना 1%, 0.01 लेवल इसी को बोलते हैं। और आउट ऑफ 100 99 तो ये हो गया, या आउट ऑफ 100 95 ये हो गया, बचा कितना 5%, 0.05। वो मैंने 2.5 इधर बांट दिया, 2.5 इधर बांट दिया, दोनों टेल्स पर आधा आधा चला गया। दिस इज कॉल्ड टू टेल टेस्टिंग। और टू टेल टेस्टिंग होती है, ये मैं जरा क्विकली ले रहा हूं, आपको कहीं जरूरत लगेगी तो हम बाद में अलग से डिटेल में बात करेंगे। जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं सिर्फ उस पर बता रहा हूं। 2.58 2.5 मैंने दोनों तरफ ले लिया, दोनों टेल पर आधा आधा बांट दिया। इसको बोलते हैं टू टेल टेस्टिंग। टू टेल टेस्टिंग तब होती है जब हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं। यस अनंत, जो आप कह रहे हैं ये ठीक बात है। टू टेल टेस्टिंग, नॉन डायरेक्शनल टेस्ट उसी को बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है तो टू टेल टेस्टिंग हम करते हैं। यही काम जब मैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाऊंगा, जब मैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाऊंगा तो मैं वन टेल टेस्टिंग करूंगा। वन टेल टेस्टिंग में क्या होगा, मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं, सेम चीज। वन टेल्ड में मुझे क्या करना है, यही 95% में रखना चाहता हूं तो 95 पूरा का पूरा एक तरफ हो जाएगा। यहां से मैंने लिया, ये यहां तक 95 हो जाएगा पूरा, तो बचा हुआ 5% पूरा का पूरा यहां आ जाएगा एक साइड में, जो अभी तक 2.5 था। नीचे के केस में 47.5 था, 2.5 इधर था रिजेक्शन एरिया में। अब ये क्या हुआ, 5 इधर हो गया, इधर रह गया 45%, जैसे मैंने वन टेल्ड किया। अब जरा 45 के लिए वैल्यू देखिए आप टेबल में, आप पाएंगे इट इज कितनी होती है 1.65 ना, 65 या 68 ऐसी कुछ होती है नॉन डायरेक्शनल टेस्ट के लिए। ये वैल्यू यहां आ जाएगी, दिस इज क्रिटिकल वैल्यू। वन टेल, जैसे ही मैंने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाई मेरी वन टेल टेस्टिंग हो जाएगी। वन टेल टेस्टिंग होने से होगा क्या, मैंने कहा आपको कि इसको बोलते हैं रिजेक्शन एरिया, इसके इधर वाला। देखिए अब इन दोनों को जरा समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप पकड़े तो। 0.05 लेवल के लिए 95% के लिए ये है वन टेल टेस्टिंग, ये है टू टेल टेस्टिंग। वन टेल टेस्टिंग में ये जो रिजेक्शन एरिया आने से पहले आपको चलना है 1.65 सिग्मा। टू टेल टेस्टिंग में आपको ये एरिया आने से पहले चलना है 1.96 सिग्मा। किसमें ज्यादा चलना है आपको, टू टेल टेस्टिंग में रिजेक्शन एरिया जल्दी आ जाएगा 1.65 में। वन टेल में रिजेक्शन एरिया जल्दी आ जाएगा, टू टेल में बाद में आएगा। इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस जल्दी रिजेक्ट हो जाएगी वन टेल्ड में। सेम लेवल 0.05 लेवल है, लेकिन अगर आपने नल हाइपोथेसिस बना ली है, आपने अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस बनाई है डायरेक्शनल, तो आप टेस्टिंग करेंगे वन टेल्ड, और वन टेल्ड में नल हाइपोथेसिस जल्दी रिजेक्ट हो जाती है, टू टेल्ड में बाद में होती है। और अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट कर दें, आप कौन सी एरर करते हैं,
टाइप 1। तो अगर मैंने वन टेल टेस्टिंग कर दी टू टेल्ड की जगह, तो मैं टाइप 1 कर रहा हूं। वाइस वर्सा, अगर मैंने डायरेक्शनल की जगह नॉन डायरेक्शनल बना ली, तो मैं टाइप 2 कर रहा हूं। नल हाइपोथेसिस जो जल्दी रिजेक्ट हो जानी थी, मैंने की ही नहीं। जब मेरी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो और मैं उसको रिजेक्ट ना करूं, तो टाइप 2 करता हूं। यही तो वो इंटरेस्टिंग टेबल है जो आप देखते हैं, या 4 वाली टेबल बनाते हैं ना आप। अगर आप कहें तो एक झलक मैं उसको दिखा सकता हूँ, यहाँ मेरी इसमें बनी हुई है आपके प्रेजेंटेशन में। एक सेकेंड। ये आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा मेरा, ये देखिए, ये स्लाइड दिख रही है। यस सर, दिख रही है। थैंक यू। ये देखिए, आप नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, आपने रिजेक्ट कर दी, टाइप 1 एरर। फॉल्स है, रिजेक्ट कर दी, सही डिसीजन है। ट्रू है और आप फेल टू रिजेक्ट, सही डिसीजन है। फॉल्स है और आप फेल टू रिजेक्ट हो गए, टाइप 2 एरर है। इसी को जरा दूसरे शब्दों में आप समझें, ये तो वही है, सेम चीज मैंने लिखी है। आप इसको दूसरे शब्दों में समझें कि जब आप 0.01 लेवल से 0.05 लेवल आते हैं, तो आप अब टू टेल्ड का ही केस लीजिएगा, दोनों टू टेल्ड हैं। आपने लेवल गिरा के 0.01 से 0.05 कर दिया, तो 0.01 पर आप रिजेक्ट कर रहे थे 2.58 पर, 0.05 पर आप रिजेक्ट करेंगे 1.96 पर। किसमें जल्दी रिजेक्ट हो जाएगी, 0.05 पर या 0.01 पर? गुड, 0.05 पर जल्दी रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जो नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, रिजेक्ट नहीं हो रही थी 0.01 पर, रिजेक्ट नहीं हो रही थी, इसका मतलब ट्रू थी। उसको आपने 0.01 से 0.05 लेवल गिरा के जबरदस्ती रिजेक्ट कर दिया। यू रिजेक्टेड अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर। जैसे ही आप लेवल नीचे गिराते हैं, टाइप 1 एरर होती है। जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं, टाइप 2 एरर होती है, वाइस वर्सा। गॉट इट? सेम। और इसी तरीके से जब आप डायरेक्शनल में चले जाएंगे नॉन डायरेक्शनल की जगह, तो टाइप 1 हो जाएगी, और नॉन डायरेक्शनल में रह जाएंगे डायरेक्शनल की जगह, तो टाइप 2 हो जाएगी। उसमें भी हाइपोथेसिस आपकी जल्दी रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि देयर आर वेरी लिमिटेड सिचुएशंस इन एजुकेशनल रिसर्च, पर्टिकुलरली व्हेन वी फ्रेम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जैसे आप पढ़ते हैं सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, आपने कहा कि वेदर योगा रिड्यूसेस एंजाइटी, आपका एक रिसर्च क्वेश्चन है, तो you framed a null hypothesis, yoga reduces anxiety. This is a directional hypothesis. In this situation, you are going to conduct an experiment. Suppose आप करेंगे कैसे, एक ग्रुप लीजिए, उसका एंजाइटी नापिए, उसको 2 महीने तक योग कराइए, फिर उसकी एंजाइटी नापिए। सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन इसी को बोलते हैं ना। इन दिस सिचुएशन यू मस्ट फ्रेम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहां आप नॉन डायरेक्शनल बनाएंगे, आप टाइप 2 कर लेंगे। तो लिमिटेड सिचुएशन होती हैं, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द केसेस एजुकेशन में, जब आप सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, तभी ऐसा होता है जब आप डायरेक्शनल बना रहे होते हैं। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में टाइप ये आप नॉन डायरेक्शनल बना रहे होते हैं। फिर भी ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सी एरर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपकी रिसर्च में। प्रोफेसर सीपीएस चौहान सर मुझको देख रहे हैं, सर प्रणाम। तो बस मैं फिर वाइंड अप करता हूं। एक इमेज आपको दिखाता हूं, टाइप 1 टाइप 2 वाली, इंटरनेट से ली हुई है, बड़ी पॉपुलर इमेज है, लेकिन वो उससे डिसाइड होता है कि कैसे टाइप 1 या टाइप 2 के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरी रिसर्च में हम कैसे चीजों से डिटरमाइन करते हैं। आपको मैंने कहा कि गूगल कहता है कॉमनली कि टाइप 1 ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन लेट मी शो यू वन पिक्चर। यहाँ देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, टाइप 2 ज्यादा डेंजरस है।
जबकि मैंने अभी जैसे मैंने आपको कहा एक चीज और देखिए आप यहां देखिए टाइप 1 में क्या होगा। डॉक्टर ने हाइपोथेसिस क्या है मेल के केस में, यू आर प्रेग्नेंट। नल हाइपोथेसिस क्या है, यू आर नॉट प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, डॉक्टर रिजेक्टेड इट, तो टाइप 1 एरर हुई और उसको रिजल्ट क्या दे दिया कि यू आर प्रेग्नेंट। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आदमी या तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा क्योंकि नेचुरली इट्स नॉट पॉसिबल, या फिर क्या होगा कि 9 महीने तक केयरफुल रहेगा, थोड़ा संभल के चलेगा, वजन नहीं उठाएगा, कूदेगा नहीं। 9 महीने बाद ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाना है कि बट देयर इज नो डेंजर इन दैट। टाइप 2 में देखिए यहाँ क्या हो रहा है। हाइपोथेसिस वाज, रिसर्च हाइपोथेसिस वाज यू आर प्रेग्नेंट। Doctor framed null hypothesis, you are not pregnant, and retained this null hypothesis, which is actually wrong. Female visibly pregnant दिख रही है, लेकिन डॉक्टर ने रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को रिटेन कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया। यू आर नॉट प्रेग्नेंट को रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिटेन कर लिया, तो टाइप 2 एरर हुई। इससे क्या होगा, ये फीमेल को कहते हैं कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, जाओ खेलो कूदो। ये फीमेल अपना खेलेगी कूदेगी, कहीं जंप वजन उठाना सब, कोई केयरफुल नहीं रहेगी, तो रिस्क क्या है, बच्चे के लिए फैटल, जान पर बनाएगी बच्चे के। इसमें कौन सी ज्यादा डेंजरस है, यहां टाइप 2 के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, नेगेटिव। इसलिए रिसर्च के कॉन्सिक्वेंसेस डिटरमाइन करते हैं कि मैं अपनी रिसर्च में कौन सी एरर को ज्यादा टॉलरेट कर सकता हूं। वहीं जो मैं आपको दूसरी बात बोल रहा था, मैं आपको वो दिखाता हूं जो मैंने आपको कहा गूगल वाला। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, मैंने गूगल पे लिखा which error is more dangerous, type 1 or type 2? Look, a type 1 error on the other hand is an error in every sense of the word. ये कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़िए, therefore type 1 error are generally considered more serious than type 2 errors. इसी के लिए मैंने कहा कि इस पे ये जनरलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह पर आप अपनी रिसर्च के कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कि आपकी रिसर्च के केस में कौन सी एरर ज्यादा डेंजरस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। सर आ गए, अब मैं कुछ सर से सीखूंगा। चौहान सर मुझे दिख रहे हैं। नाउ इट्स माय टाइम टू लर्न समथिंग। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू प्रोफेसर पांडे भारद्वाज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली दैट ऑन दैट डे आई लर्न फ्रॉम प्रोफेसर मल्होत्रा। आज मैं चौहान सर से सीखूंगा, इज माय टीचर। So, thank you everyone, and thank you participants for your patient listening and for having me here. Thank you everyone. Sir. धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत